नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग एक बार पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आपके लिए लेकर के पुनः से उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आप सभी के लिए केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, ईएमआरएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी व भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप लोग रूबरू होते रहेंगे। तो चलिए हम सभी लोग बगैर किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक हैं बाबू गोपाल राम गहमरी, लाला श्रीनिवास दास, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, शिवनंदन सहाय। किसने लिखा है लखनऊ की कब्र उपन्यास? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है, ये पूछा गया है परीक्षा में। लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब दिया गया है विद्यार्थियों विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है लखनऊ की कब्र। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। लखनऊ की कब्र उपन्यास आप सभी ने देखा, ये किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। इसे जो है शाही महल सरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? शाही महल सरा। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह उपन्यास हमने बादशाह के गुप्त चरित्र नामक अंग्रेजी पुस्तक की कथा के आधार पर लिखा है। किसके आधार पर लिखा है ये उपन्यास? बादशाह के गुप्त चरित्र नामक अंग्रेजी पुस्तक के कथा के आधार पर। इस उपन्यास के अंदर बयान नाम से, किस नाम से? बयान नाम से उपशीर्षक पहला, दूसरा इत्यादि क्रमवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है किस नाम से? तो बयान नाम से उपशीर्षक पहला, दूसरा इत्यादि क्रमवाचक शब्दों में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी के अन्य चर्चित उपन्यासों को हम लोग जानते हैं। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी 1890 ईस्वी, लीलावती व आदर्शती 1901 ईस्वी, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901 ईस्वी, राजकुमारी 1902 ईस्वी, चपला व नव्य समास 1903-4 ईस्वी, पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं ये आपके सामने किशोरी लाल गोस्वामी जी की। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथनों का चयन करना है, तो देखेंगे हम लोग कौन से असत्य हैं और कौन से सत्य हैं। इसमें हमको बताना है असत्य। क्या पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है? आप सब जानते हैं पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से नहीं हुआ है, यानी ये कथन जो है गलत है। फिर अगला है, लंका में पाली को अर्धमागधी कहा जाता है। क्या लंका में जो है पाली को अर्धमागधी कहते हैं? तो ये बात तो विद्यार्थियों बिल्कुल सही है, लंका में पाली को अर्धमागधी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। फिर अगला कथन है, अर्धमागधी कौशल के आसपास की विकसित हुई है। क्या अर्धमागधी कौशल के आसपास विकसित हुई है? तो ये बात जो है पूर्णतया गलत है। फिर अगला है, राजस्थानी भाषा का विकास शौरसेनीय भ्रंश से हुआ है। क्या राजस्थानी भाषा का विकास शौरसेनीय भ्रंश से हुआ है? तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका अगला कथन है, तीसरी सदी के लगभग, कब? तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रंश या अपभ्रंश कहा गया है। तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को
अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा गया है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आपका जो इसमें गलत है विद्यार्थियों वो है ए और सी विकल्प, ए और सी। तो आगे हम कूट को देखते हैं जिसमें ए और सी होगा वही आपका सही जवाब होगा। ए और सी किस में है? आपका विकल्प ए में है और यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपको इनमें से असत्य कथन बताने थे। आगे बढ़ चलते हैं हम सभी लोग। अब जो असत्य कथन आपने ऊपर देखा उनका सही क्या होगा? पहला असत्य क्या है? पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये गलत है। सही क्या है? पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। फिर जो है दूसरा आपका असत्य कथन इसमें है, अर्धमागधी अपभ्रंश कौशल के आसपास विकसित हुई है, तो असत्य हो गया। और सही क्या होगा इसका? अर्धमागधी अपभ्रंश जो है मगध के आसपास विकसित हुई है। किसके? मगध के आसपास विकसित हुई, इसीलिए इसका नाम अर्धमागधी रखा गया है। फिर जो है ये तो आपने अभी ऊपर देखा, यानी लंका में पाल भाषा को अर्धमागधी कहा जाता है। राजस्थानी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा गया है। ये जो है तीनों बातें जो है प्रश्नों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, क्या है? भेख है यह, आप विचार कर देखिए, जैसे आपको यह खद्दड़ कपड़ा है। मलमल और मार्कीन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। तो पहली बात तो ये कथन जो है मैला आंचल का है और पूछा जा रहा है किस पात्र के द्वारा कहा गया है। विकल्प है आपके लक्ष्मी, बालदेव, सुमृत दास और फुलिया। तो एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं। भेख है यह, आप विचार कर देखिए, जैसे आपका ये खद्दड़ कपड़ा है। मलमल और मार्कीन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। मैला आंचल उपन्यास में ये कथन जो है किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों जवाब जो है दिया जा रहा है विकल्प ए तो राइट होगा, यानी कि लक्ष्मी का ये कथन है मैला आंचल उपन्यास में। उसके बाद में फणीश्वर नाथ रेणु जी का चर्चित और हिंदी जगत का प्रसिद्ध उपन्यास है ये मैला आंचल। इस उपन्यास का एक अंश है। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज नहीं है बालदेव जी, भेख है ये, आप विचार करके देखिए, जैसे आपका ये खद्दड़ कपड़ा है। मलमल और मार्कीन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जो मैला आंचल उपन्यास है ये आंचलिक उपन्यासों का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मैला आंचल यानी किस उपन्यास को आंचलिक उपन्यासों का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो आंचलिक को। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1954 में। ये भी पूछा गया प्रश्न है। और इस उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के एक मेरीगंज गांव की कथा इसको आधार बनाया गया है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एक एक करके। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, क्या करना है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यानी एक तरफ हैं बोलियां और दूसरी तरफ हैं उनके शहर। कौन सी बोली जो है कहाँ बोली जाती है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सबसे पहले है आपका बुलंदशहर। बुलंदशहर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। फिर आपका है फतेहपुर। फतेहपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ अवधी बोली जाती है। फिर है आपका मंडी। मंडी में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मंडी में जो है सिरमौरी बोली बोली जाती है। फिर है आपका इटावा। तो इटावा में कन्नौजी बोली बोली जाती है। आप सभी लोगों का यहाँ पर सही मिलान कर दिया गया है एक दूसरे से, यानी शहर और उनकी बोलियाँ। और कूट के रूप में हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा जवाब सही होगा। तो विकल्प सी आप सभी का सही कूट माना जाएगा, विकल्प सी उत्तर के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फिर जो है अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। सिरमौरी पहाड़ी हिंदी उपवर्ग की बोली है। सिरमौरी किसकी बोली है? पहाड़ी हिंदी वर्ग की एक उपबोली है, ये महत्वपूर्ण बात है। कन्नौजी आप सब जानते हो पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। अवधी ये पूर्वी हिंदी की उपबोली है। तो ये सभी बातें आपके लिए बहुत ही खास हैं, महत्वपूर्ण हैं। जो पहाड़ी हिंदी आपकी है, इसका जो है विकास कुछ विद्वान खस अपभ्रंश से मानते हैं। किससे? खस अपभ्रंश से। तो कुछ लोग शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास मानते हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यानी एक तरफ हैं आपकी रचनाएं और दूसरी तरफ हैं उनके रचनाकार। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसका मिलान करते हैं कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है वैकुंठमणि शुक्ल। वैकुंठमणि जो शुक्ल हैं, इनकी रचना का नाम क्या है? अगहन माहात्म्य। आप सब जानते हैं इनकी रचना है अगहन माहात्म्य। फिर गोकुलनाथ हैं। गोकुलनाथ जी की रचना का नाम क्या है? तो गोकुलनाथ जी की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। फिर विट्ठलनाथ हैं। विट्ठलनाथ जी की इनमें से रचना कौन सी है? तो विट्ठलनाथ जी की आपकी रचना है ये श्रृंगार रस मंडन। और गंग कवि की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो यहाँ पर आप सभी का रचना और रचनाकार के साथ में सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आपका सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प डी इसमें राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा। उसके बाद में विट्ठलनाथ जो हैं वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, ये भी पूछा गया है प्रश्न। इन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों तथा 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? अष्टछाप की। और गोकुलनाथ जो हैं वो विट्ठलनाथ के पुत्र हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने 252 वैष्णवन की वार्ता नामक एक अन्य ग्रंथ भी लिखा है। और गंग कवि ये अकबर के दरबारी कवियों में से एक हैं। कौन? गंग कवि अकबर के दरबारी कवियों में से एक है, गिने जाते हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यानी आपका जो काव्य शास्त्र है वहाँ से काव्य के लक्षण दिए गए हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा लक्षण किस विद्वान का है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा लक्षण किस विद्वान का है। तो सबसे पहले है आपका शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। बहुत ही शानदार लक्षण है, शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। तो ये लक्षण किसका है विद्यार्थियों? ये लक्षण है आपके आचार्य भामह जी का। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। फिर है अगला, काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। ये जो है किसका है कथन? वामन जी का। फिर अगला है तद्दोषव शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापी। ये मत किसका है? आचार्य मम्मट जी का। फिर वाक्यम रसात्मकम आप सभी जानते हैं ये विश्वनाथ जी का मत है। तो आप लोगों का सही मिलान किया गया है लक्षण और आचार्य के साथ में। और कूट के रूप में आपका जो इसमें सही जवाब होगा इस प्रश्न में वो आपका विकल्प बी राइट कूट माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय उक्तियां हैं, जैसे कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आप सब जानते हैं किसका मत है? दंडी का। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, ये भी कुंतक का मत है। रीत्यात्मा काव्यस्य, ये मत किसका है? वामन जी का है। और संघटनायाह धर्माः गुणाः, ये मत किसका है? उद्बत्त जी का है। संघटनायाह धर्माः गुणाः। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी लक्षण हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आना तय है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए।
यानी तमस उपन्यास है हिंदी जगत का, बहुत ही शानदार उपन्यास, और पहले से बाद के क्रम में इसमें लगाना है। तो इसमें जो देखते हैं हम लोग कौन सा पहले से बाद के क्रम में आएगा। तो जो सबसे पहले आएगा वो है थिंगलियों में लिपटे कंकड़, गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की खपच्ची पर नत्थू का पैर पड़ना और उसका खींच उठना। ये आपका जो है पहले नंबर पे माना जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपका दूसरा कथन आएगा दूसरे नंबर पे, वो है रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति चमक का वर्णन लीजा के सामने करना। लीजा द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के ऊपर आश्चर्य व्यक्त करना। ये पात्रों के भी नाम आपको जानने हैं कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका। उसके बाद में जो आपका पहले नंबर पे आएगा वो कौन सा है, शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना। बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना, ये आपका आएगा। फिर उसके बाद में जो आपका अगला कथन आएगा वो है करीम खान द्वारा हाकिम की दूरंदेशी का जिक्र करते हुए मूसा और खिजर की कहानी सुनाना। ये भी पात्र है करीम खान और हाकिम, मूसा और खिजर। फिर अगला जो आपका कथन आएगा लीजा द्वारा रिचर्ड से झगड़ा रुकवाने के लिए कहना और रिचर्ड का ये उत्तर देना कि ये लोग मेरे खिलाफ लड़ें, उससे बेहतर है कि ये आपस में लड़ें। तो इस प्रश्न के लिए जो आप लोगों का सही कूट उत्तर के रूप में होगा विद्यार्थियों, वो आएगा विकल्प ए आपका, यानी कि CBAED। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कोसी का घटवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है। यानी कोसी का घटवार ये कहानी है, ध्वनि है, और वस्तु से उनका कौन सा युग्म सही है, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो देखते हैं हम लोग जो है, सबसे पहले है किटकिट किटकिट की आवाज़ कौन करता है, पंचक्की क्या करती है। फिर है छच्छिर छच्छिर, ये आवाज़ क्या मथानी करती है। फिर है खस्सर खस्सर, क्या आवाज़ ये चिड़िया करती है। खटर खटर आवाज़ ये क्या चक्की करती है। तो इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों जो आप लोगों का सही उत्तर होगा वो आपका माना जाएगा विकल्प बी सही उत्तर है, यानी छच्छिर छच्छिर ये आवाज़ किसकी है, मथानी की आवाज़ है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। कोशी का घटवार ये कहानी किसकी है, किसकी है कहानी है, शेखर जोशी जी के द्वारा रचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और शेखर जोशी जी का कहानी संग्रह भी इसी नाम से मिलता है, यानी कहानी तो है ही और कहानी संग्रह भी है, जिसका प्रकाशन जुलाई 1958 ईस्वी में हुआ है। फिर जो है अनुक्रम की दृष्टि से कोसी का घटवार जो कहानी है, इस कहानी संग्रह में छठवीं कहानी है। कौन सी कहानी है, छठवीं कहानी है। और इस कहानी में जो है ध्वनि और वस्तु का सही युग्म आपने देखा, जो छच्छिर छच्छिर की आवाज़ कौन करता है, तो यह मथानी करती है। इस कहानी का अंश है चक्की के निचले खंड में छच्छिर छच्छिर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। फिर कोसी का घटवार जो कहानी संग्रह है शेखर जोशी जी का, इसमें कौन कौन सी कहानियाँ संग्रहित हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दाज्यू कहानी है, उस्ताद कहानी है, कविप्रिया कहानी है, बंद दरवाजे खुली खिड़कियाँ, बहुत ही शानदार कहानी बंद दरवाजे खुली खिड़कियाँ, किंग करोमी जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो देवी, बदबू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कोशी का घटवार कहानी संग्रह में दाज्यू, उस्ताद, कविप्रिया, बंद दरवाजे खुली खिड़कियाँ, किंग करोमी जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो दीदी, बदबू इत्यादि। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है बुद्धिजीवी वर्ग वो है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। उपर्युक्त पंक्तियां जो हैं ये जो है किस महान भाव की हैं, ये आपको
बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या कहा जा रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग वो है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। तो ये जो है कथन यानी उक्त किस महापुरुष की है? तो आप सभी का जवाब है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है बुद्धिजीवी वर्ग वो है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी लोगों का अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट द्वारा निम्न पंक्तियों में किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है? आचार्य मम्मट की ये काव्य पंक्तियां हैं, काव्यम यशसे अर्थिकृते व्यवहार विदेशी वेतरक्षतये सद्यः परिनिर्वृत्तये कांता सम्मिततयो उपदेश युजे। यानी इसमें काव्य के किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनिष्ट नाश, सद्य आनंद, लोकोपदेश, व्यवहार ज्ञान। तो ये जो आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है, इसमें जिस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है वो है लोकोपदेश, कि कहीं पर भी इसमें चर्चा नहीं है। अनिष्ट नाश की चर्चा है, सद्य आनंद है, व्यवहार ज्ञान भी है, लेकिन लोकोपदेश की चर्चा इस लक्षण में नहीं की गई है। जैसे कि काव्य के 6 प्रयोजन आए हैं, इसमें काव्य के कितने प्रयोजन आए हैं? 6 प्रयोजन आए हैं। एक तो यश प्राप्ति है, अर्थ प्राप्ति है, व्यवहार ज्ञान है, अमंगल नाश है, अनिष्ट का नाश जिसे कहते हैं, आनंद है यानी सद्य आनंद, और उपदेश। ये 6 माने हैं, लेकिन इसमें लोकोपदेश का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। फिर आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहा जा रहा है? संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास क्रम प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सब जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इस प्रश्न के लिए आप लोगों का उत्तर विकल्प भी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का ये ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, और इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1956 ईस्वी में। संस्कृत के 4 अध्याय, ये जो ग्रंथ है, इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा गया है, संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संसार भर में जो सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृत है। इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। कौन कौन से? भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृत का आविर्भाव, ये पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृत और इस्लाम। चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप। हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 फकीर शहर आशूब गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए, एक हाथ में कशकोल और तस्बीह। आगरा बाजार नाटक की उपरोक्त पंक्तियों में कशकोल का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के सामने। अंगोछा, जपने की माला, डंडा, भिक्षा पात्र। क्या है प्रश्न? 2 फकीर शहर आशूब गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं, स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए, एक हाथ में कशकोल और तस्बीह है,
आगरा बाजार ये जो नाटक है, इसमें पूछा जा रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कशकोल का अर्थ क्या है। आपके विकल्प हैं अंगोछा, जपने की माला, डंडा, भिक्षा पात्र। तो ये जो कशकोल है इसका अर्थ क्या है? आपका जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि भिक्षा का यह पात्र है कशकोल। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आगरा बाजार ये नाटक किसका है विद्यार्थियों? हबीब तनवीर जी का बहुत ही शानदार नाटक है और इस नाटक का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ है। इस नाटक का आरंभ दो फकीरों द्वारा शहर आशोब नज़ीर की एक नज़म से होता है और इस नज़म में नगर की दुर्दशा का वर्णन है। इस नाटक में प्रयुक्त शब्द जो कशकोल है इसका अर्थ है भिक्षा पात्र और तस्बीह का अर्थ है जपने की माला। क्या है तस्बीह का अर्थ? जपने की माला। तो ये सभी तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इस नाटक का सर्वप्रथम मंचन 1954 ईस्वी में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के आर्ट डिपार्टमेंट के खुले मंच पर हुआ है। और इस नाटक में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ये भी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यानी इसका मंचन कब हुआ? 1954 में। कहाँ हुआ? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। और इसमें अंक कितने हैं इस नाटक में? तो 2 अंक हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है? यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस रचनाकार के संदर्भ में कहा गया है? विकल्प हम लोग देख लेते हैं। सूरदास, जायसी, सरहपा, गोरखनाथ। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपके लिए और परीक्षा में पूछा गया है। इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है? इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ढांचे पर 34 वर्ष पीछे यानी 34 वर्ष बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का किस रचनाकार के संदर्भ में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विकल्प एक बार पुनः सूरदास, जायसी, सरहपा, गोरखनाथ। आपके सामने चारों विकल्प हैं, आपको सही जवाब देना है। तो विद्यार्थियों, आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब दिया जा रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। यानी मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जा रही है और उनके पद्मावत की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा मिली जिसके कारण आगे चल करके यानी 34 वर्ष बाद रामचरितमानस महाकाव्य को लिखने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में यानी जायसीकृत पद्मावत प्रबंध काव्य के संदर्भ में ये कहते हैं कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसके पठन पाठन का मार्ग कठिनाइयों के कारण अब तक बंद सा रहा। एक तो इसकी भाषा पुरानी ठेठ अवधि, दूसरे भाव भी गूढ़, अतः किसी शुद्ध अच्छे संस्करण के बिना इसके अध्ययन का प्रयास कोई भी कैसे कर सकता था। पर इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए इतना आवश्यक है कि यही से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा
और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कई सारे प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही साथ अपने अधिकतम साथी मित्रों दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा और हम आपको अनवरत रूप से कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का भी तहे दिल से आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। आप सभी को मिलेंगे हम पुनः से अगली कक्षा में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।